तो आइए आज हम लोग औरंगजेब के उत्तराधिकारियों को देखें। औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कितने शासक हुए और उनके क्या कृत्य थे, इनकी चर्चा हम लोग आज करें। सबसे पहले तो औरंगजेब 1658 तक 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। 1707 में उसका निधन हुआ। उसके बाद उसके पुत्रों में जो मुअज्जम थे वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बने। औरंगजेब का जब निधन हुआ तब इसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। मोहम्मद आजम बहादुर शाह के नाम से 1707 में शासक बना। 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इसके 4 पुत्रों में से जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह 1712 से 13, बहुत कम दिनों के लिए। फिर इनके जो दूसरे पुत्र हैं वो है अजीमुशाम। तीसरे पुत्र इनके हैं रफी-उद-शाम। चौथे पुत्र हैं इनके जहान शाह। चौथे पुत्र इनके हैं जहान शाह। ठीक। जहांदार शाह शासक बनते हैं। जहांदार शाह के बाद अजीमुशान का पुत्र फारुखशियर शासक बनता है। इसका कार्यकाल है 1713 से 1719 तक। फिर रफी-उद-शान के 2 पुत्र शासक बनते हैं। पहले रफी-उद-दरजात बनता है। रफी-उद-जात, फिर रफी-उद-दौला। बहुत कम समय के लिए, ये फरवरी 1719 से जून 1719 तक शासक रहते हैं। ये जून 1719 से सितंबर 1719 तक। ठीक। इसके बाद जो शासक बनते हैं जहान शाह के पुत्र हैं मोहम्मद शाह। इनका काल है 1719 से लंबे समय तक शासन करते हैं, 48 तक शासन करते हैं। फिर इनके बाद इनके पुत्र अहमद शाह शासक बनते हैं। इनका कार्यकाल है 1748 से 54 तक। ठीक। इसके बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह के पुत्र हैं। आलमगीर द्वितीय शासक बनते हैं। इनका कार्यकाल है 1754 से 59 तक। फिर अली गौहर शासक बनते हैं। इनका कार्यकाल है 1759 से 1806 तक। फिर अकबर शासक बनते हैं। इनका कार्यकाल है 1806 से 37 तक। फिर बहादुर शाह द्वितीय शासक बनते हैं। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 58 तक। ठीक। यहाँ आकर मुगल शासन समाप्त हो जाता है। अब देखिए कुछ चीजें, ये क्रम तो ध्यान रहेगा। मुअज्जम औरंगजेब के पुत्र हैं। बहादुर शाह प्रथम, ये बहादुर शाह द्वितीय हैं तो इन्हें प्रथम कहेंगे। बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनते हैं। इसके बाद इनके पुत्र जहांदार शाह शासक बनते हैं। फिर फारुखशियर शासक बनते हैं। फिर रफी-उद-दरजात, फिर रफी-उद-दौला, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, अली गौहर, अकबर और बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर। अब
इनकी कुछ उपाधियां हैं इन शासकों की, उसको देख लिया जाए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहादुर शाह को शाह आलम, इनका एक नाम शाह आलम भी है, तो इसलिए इन्हें हम शाह आलम प्रथम कहा जाएगा, क्योंकि शाह आलम द्वितीय भी एक है, अली गौहर जो है, जो अली गौहर है, इनको भी शाह आलम कहा जाता है। तो इसलिए ये शाह आलम द्वितीय हो गए। ये बक्सर युद्ध वाले हैं, तो बक्सर युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने पराजित किया था इन्हें भी, और जो इलाहाबाद की 1865 वाली संधि हुई थी इन्हीं के साथ हुई थी। ठीक, इन्हें बहादुर शाह को खफी खा साहिब खबर कहते हैं, साहिब खबर। ठीक, ये जो है फर्रुखसियर, इन्हें घेड़ित कायर कहा जाता है, क्योंकि ये जहांदार शाह को मारकर गद्दी प्राप्त किए थे, इसलिए इन्हें घेड़ित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, और रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय, शाहजहां द्वितीय। ठीक, तो अगर प्रश्न यह हो कि शाह आलम द्वितीय का एक नाम और कौन था, तो अली गौहर। 4 विकल्प हो उसमें, अली गौहर में कोई समस्या नहीं होगी। बहादुर शाह किसे साहिब खबर कहा जाता था, तो बहादुर शाह प्रथम, इन्हें प्रथम कह लिया जाए क्योंकि द्वितीय यहाँ है। ठीक, तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कौन कहता है? इतिहास के पेपर्स के लिए, जीएस के लिए तो ठीक है साहिब खबर, लेकिन इतिहास के पेपर्स हो, हायर्स हो या पीजीटी हो, तो वहाँ ये पूछा जा सकता है कि साहिब खबर कौन कहता है। खफी का कहता है, खफी का खुद नहीं कहता है, वो कहता है कि लोग कहते थे, लेकिन लिखा है खफी खान, इसलिए खफी खान। फर्रुखसियर को घेड़ित कायर कहा जा रहा है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय कहा जाता है। तो यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखा जाए, औरंगजेब के 5 पुत्र हैं, मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, काम बख्श, अकबर। इसके निधन के समय ये 3 पुत्र जिंदा है। अकबर इसका पुत्र है जो 1680 में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। अजीत सिंह के पास गया था राजपुताने में, फिर वहां से मराठों के पास गया, संभाजी के पास गया, और उसी को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब दक्षिण गया, और फिर दक्षिण का ही होकर रह गया, मतलब उसका निधन भी वही दक्षिण ही हुआ 1707 में। 1658 से 1707 तक का कार्यकाल औरंगजेब का है। औरंगजेब अपने निधन के पहले एक वसीयतनामा लिखा था, और उसमें कहा था कि हमारा पूरा साम्राज्य हमारे पुत्रों में को 3 भाग में बांट दिया जाए, यानी सबके लिए वो अपने वसीयतनामा में ही निर्धारित करके गया था कि कौन कहाँ शासन करेगा। मुअज्जम को कहा था कि हमारे 12 प्रांत, दिल्ली भी उसमें होगा। आजम के लिए था कि मालवा, गुजरात और दक्कन के क्षेत्र। काम बख्श को उसने बीजापुर और हैदराबाद दिया था, लेकिन उसके निधन के बाद कोई उस वसीयतनामा को माना नहीं। उस समय, निधन के समय, मोहम्मद आजम मालवा में थे, ये काबुल में थे, और ये हैदराबाद में थे। औरंगजेब का जो वजीर है अरशद खान, निधन के बाद उसने मोहम्मद आजम को बुला के कदीनशीनी कर दी। इसको मुअज्जम स्वीकार नहीं किया, वो काबुल से चल दिया, खुद को बादशाह भी घोषित कर दिया, चल दिया। आए और यहाँ जाजऊ के युद्ध में मोहम्मद आजम को पराजित कर मार दिया गया। कौन से युद्ध में? जाजऊ के युद्ध में मोहम्मद आजम को पराजित करके मार दिया गया आगरे के पास। फिर मुअज्जम काम बख्श से निपटने गए, काम बख्श युद्ध किया, बंदी बनाया गया, मुअज्जम के सामने लाया गया, उसके साथ प्रेम भी प्रदर्शित किया इन्होंने, लेकिन अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर बहादुर शाह अब निर्विवाद रूप से बादशाह बन गए। उम्र क्या है इनकी? 63 वर्ष की अवस्था में बादशाह बनते हैं। मुगल बादशाहों में सबसे अधिक उम्र में बादशाह बनने वाले बहादुर शाह प्रथम है। अब 63 वर्ष की अवस्था में बादशाह बनते हैं तो सक्रियता की उम्मीद की जाए, क्योंकि वो वृद्धावस्था है
और इस समय साम्राज्य को कैसा बादशाह चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने ढेर सारी समस्याएं छोड़ के गई हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए एक सक्रिय बादशाह की आवश्यकता है। बहादुर शाह शारीरिक रूप से उतनी सक्रियता दिखाने में संभवतः अक्षम है। ये भरसक प्रयास कर रहे हैं कि सबको मिला के शासन किया जाए। राजपूताने के साथ भी इन्होंने समझौता किया, दक्षिण में भी आंख मूंदे रहे। समस्याएं राजपूताने की हैं, पंजाब की है, दक्षिण की है। प्रमुख समस्याएं ये है। सबसे पहले तो दरबारियों की समस्या, सबको संतुष्ट किया जाए। तो सबको संतुष्ट करने के लिए इन्होंने अपने चहेते मुनीम खां को वजीर बना दिया अपना, और अरशद खां के जो वजीर, औरंगजेब के जो वजीर हैं अरशद खां, इन्होंने पहले इनका पक्ष लिया था, आजम का। उन्हें नजरअंदाज कर नहीं सकते क्योंकि दरबार में उनकी स्थिति अच्छी खासी है, तो उन्हें वकील मुतलक का पद देते हैं। वकील का पद मुगल प्रशासन में प्रधानमंत्री के समकक्ष था, प्रधानमंत्री के रूप में था, तो उसे वकील मुतलक बनाते हैं संतुष्ट करने के लिए, और उसके पुत्र जुल्फिकार खां को अपना सेनापति बनाते हैं, अपना बख्शी बनाते हैं, यानी सेनापति बनाते हैं। तो दरबार में संतुलन स्थापित करके ये राजपूताने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि औरंगजेब के निधन के पश्चात अजित सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। उधर आमेर के शासक जो हैं जय सिंह, वो भी इन्हें नहीं मानते। उदयपुर के जो शासक हैं अमर सिंह, उनकी भी इनसे नहीं, वो भी नहीं पसंद कर रहे। तो अब राजपूताने में कार्रवाई करना आवश्यक है। आगरा से जब ये राजपूताने की तरफ चला, तभी उदयपुर के शासक अमर सिंह ने एक बधाई पत्र भेज दिया इनको। बादशाह बना था, बधाई पत्र देना ही था, लेकिन अभी तक नहीं दिया। जब आगरा से चला तब बधाई पत्र भेज दिया। तो उनकी मंशा जाहिर हो गई कि वो अब आक्रमण मतलब संघर्ष करने के मूड में नहीं है। अजित सिंह को पराजित किया गया, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, पुनः उन्हें उनका राज्य दिया गया, उनके पुत्रों को मनसबदार बनाया गया, और आमेर को जो राजा जय सिंह है उनकी जगह विजय सिंह को वहाँ का शासक बना दिया गया। यानी राजपूताने की स्थिति कुछ समय के लिए व्यवस्थित हो गई। लेकिन अजित सिंह, अमर सिंह और जय सिंह ने मिलकर एक संघ बनाया मुगल सत्ता के विरुद्ध। अब फिर बहादुर शाह राजपूताने पर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उस समय पंजाब की समस्या और विकराल रूप धारण कर ली थी, इसलिए इधर ध्यान न दिए बल्कि पंजाब की तरफ चले गए। पंजाब में क्या समस्या थी? गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु, 10वें सिख गुरु, बहादुर शाह प्रथम का समर्थन किए थे, दक्षिण भी गए थे इनके साथ। वहीं दक्षिण में उनका निधन हो गया, नांदेड़ में मार दिया गया उन्हें। उसके बाद उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। पंजाब में सरहिंद के जो वायसराय थे उसको उन्होंने मार दिया, पराजित किया, मार दिया। सरहिंद में मुस्लिमों का कत्लेआम किया गया। उसने सहारनपुर पर अधिकार कर लिया, यानी सतलज से लेकर जमुना तक के पूरे क्षेत्र पर सिखों का एक तरह से वर्चस्व कायम हो गया। अब बहादुर शाह उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए गए। सरहिंद को इन्होंने जीता, लेकिन बंदा बहादुर को पूर्णतया नियंत्रित नहीं किया जा सका। फिर दक्षिण की समस्या थी, औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष। औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष चला था। औरंगजेब के काल में ही शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने पराजित किया था, बंदी बनाया था, मार डाला गया था उन्हें, और उनके पुत्र शाहू को उन्होंने कैद किया था। जब औरंगजेब का निधन हो गया तो जुल्फिकार खान ने यह सलाह दी कि शाहू को छोड़ दिया जाए। शाहू को छोड़ने का उद्देश्य यह था कि शाहू जाएगा अपने प्रदेश में, वहाँ पर गद्दी के लिए संघर्ष हो जिसमें मराठे कमजोर होंगे। लेकिन शाहू ने वो संघर्ष बालाजी विश्वनाथ की सहायता से समाप्त कर दिया और स्थापित हो गए मराठा राजा के रूप में, मराठा छत्रपति के रूप में। अब मराठे कह रहे हैं कि हमें जो 6 सूबे हैं दक्कन के
उससे चौथ और देशमुख ही चाहिए। दक्षिण के 6 सूबों से मराठे चौथ और देशमुख ही मांग रहे हैं, बहादुर शाह उसे देने को तैयार नहीं है। और बहादुर शाह ने क्या किया, दक्षिण का वायसराय किससे बनाया था, जुल्फिकार खां को, जो इनका सेनापति भी है। तो जुल्फिकार खां के प्रतिनिधियों ने, क्योंकि सेनापति था तो उसके प्रतिनिधि वहाँ कार्य करते थे, तो उन प्रतिनिधियों ने अंततः क्या किया, मराठों से गुप्त समझौता कर लिया, ठीक है भाई आपको कुछ दे देंगे। मराठे जो है चौथ और देशमुख ही क्या है, दूसरे प्रदेशों से हफ्ता वसूली है। तो उनके प्रतिनिधियों ने, जुल्फिकार खां के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार कर लिया कि ठीक है आपको देंगे। तो यहाँ दक्षिण वाली समस्या भी असमंजस की स्थिति है, कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया। इधर बंदा बहादुर भी नियंत्रित नहीं किया जा सका पूरी तरह से, राजस्थान वाली भी समस्या भी अस्थायी हल ही हो पाया था। तो इस प्रकार ये सारी समस्याएं बनी रही। बहादुर शाह चारित्रिक रूप से अच्छा है, क्योंकि खफी का कहते हैं कि चारित्रिक रूप से बहादुर शाह में कोई दोष नहीं है। अरविंद कहते हैं कि औरंगजेब के बाद के सभी बादशाहों में से सिर्फ एक है जिसके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, वो है बहादुर शाह प्रथम। इन सभी बादशाहों में से कोई एक है, एक ही है जिसके विषय में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, वो है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह का जब निधन हुआ तो उनके 4 पुत्र हैं, जहादार शाह, जमुर शाह, रफीउद शाह और जहान शाह। तो ये जो पुत्र हैं, इन पुत्रों ने इतनी निर्लजता दिखाई कि बहादुर शाह के निधन के बाद उनके शव को दफनाया नहीं गया। ये लोग गद्दी के लिए लड़ पड़े। 1 महीने तक शव ऐसे पड़ा हुआ था, 1 महीने के बाद उन्हें दफनाया जा सका। सबको पराजित करके जहादार शाह शासक बना। तो हम लोग आगे जहादार शाह, फर्रुखसियर और अन्य को देखेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको शायद याद रहेगा, शायद नहीं, एकदम याद रखिएगा। ठीक, धन्यवाद।